नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल हुआ डिलीट। पार्टी का दावा हो सकती है साजिश। फिलहाल चल रही है जांच। गूगल और यूट्यूब से भी साधा संपर्क। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को लेकर तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन तेज। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले राजा सिंह को पार्टी से बर्खास्त करे बीजेपी। अब केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच शुरू हुआ टकराव। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि विधेयक संविधान के खिलाफ दिखा तो नहीं दूंगा मंजूरी। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 54 अंकों की तेजी के साथ 59,085 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 27 अंकों की तेजी के साथ 17,604 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है बिहार विधानसभा में शुरू हुए 2 दिवसीय सत्र से। महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद आज नीतीश सरकार के लिए अहम दिन था, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट का दिन था, जिसके लिए सरकार बनने के बाद आज 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया, जिसके काफी हंगामेदार होने के आसार थे, क्योंकि सत्र के पहले बीजेपी ने नई सरकार के सामने चुनौती खड़ी की थी, लेकिन बीजेपी का दांव फेल हो गया। तो कैसा रहा सत्र का पहला दिन, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं नेता प्रतिपक्ष से डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव आज केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। क्या रही इसकी वजह, इस पर भी करेंगे बात। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी खूब हंगामा देखने को मिला और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। साथ ही दिल्ली की सियासत में चल रही उठापटक के बीच आज भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। जानेंगे कि कैसे ज्ञानवापी मामले में हुई औरंगजेब की एंट्री। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, 10 अगस्त को बिहार में नई सरकार बन गई और नीतीश ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। आज उनकी सरकार का विधानसभा में बहुमत परीक्षण था। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार आसानी से बहुमत साबित कर देंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने एनडीए से नाता क्यों तोड़ा। तो क्या कहा सदन में नीतीश कुमार ने और किस किस दल ने दिया नीतीश का साथ, देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही बीजेपी के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद वोटिंग की औपचारिकता रह गई थी। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 160 विधायकों ने वोट किया। ये वोटिंग भी सत्ता पक्ष की मांग पर कराई गई थी, क्योंकि विपक्ष की बेंच खाली हो चुकी थी। बीजेपी के वॉकआउट पर नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली से आदेश आया होगा, जिस कारण से ये लोग सदन से भाग गए। सदन की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने की, क्योंकि विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्वास प्रस्ताव पर दिन भर बहस चली। बाद में सीएम नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर से मुझे फोन आ रहा है, दिल्ली से कोई काम हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है, लोगों की आमदनी घट रही है। किस प्रकार का काम हो रहा है? रोज रोज केवल प्रचार हो रहा है और काम नहीं। आजादी के 75वें वर्ष पर ये कह रहे थे कि ये काम होगा, वो काम होगा। ये बताइए, आजादी की लड़ाई में कहाँ थे? क्या आजादी की लड़ाई लड़े? ये लोग बापू को खत्म करना चाहते हैं। समाज में टकराव खड़ा करना कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं। नीतीश ने कहा कि सदन में 7 पार्टियां हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम 8वीं पार्टी है जिसने हमें समर्थन दिया है, सिर्फ बीजेपी ही दूसरी ओर है। बीजेपी के साथ बिहार में एक भी पार्टी नहीं है। नीतीश ने 2024 का प्लान भी पेश किया और कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो मजबूत चुनौती पेश की जाएगी। हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार को उम्मीद जगी है, हम लोग नौकरी देना चाहते हैं। आइए नीतीश जी की पाठशाला में हम बताते हैं कैसे नौकरी दी जाती है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों के एक हो जाने से बीजेपी के लोग बेचैन हैं, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीएम बनने के चक्कर में नीतीश अपने ही सिद्धांत भूल गए हैं। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में आज नई सरकार पास हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में आज राजद मुश्किलों में घिरी रही, क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक छापेमारी का दौर देखने को मिला। राजद के 4 नेताओं के घर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की, जिसको लेकर आज विधानसभा में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर जारी सीबीआई की छापेमारी पर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जिसको जो करना है कर लें, 100 सुनार का 1 लोहार का।
आपको बता दें कि विधानसभा में आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ, तो वहीं बिहार के कई इलाकों में सीबीआई और ईडी की छापेमारी चलती रही। इस छापेमारी पर तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। जब बीजेपी राज्य में डरती है या हारती है तो वो अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है। जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम क्रिकेटर हैं, आरजेडी और जेडीयू की जोड़ी लंबी चलने वाली है। ये सबसे लंबी पारी होने जा रही है। ये साझेदारी बिहार और देश के विकास के लिए काम करेगी। इस बार कोई रन आउट नहीं हो रहा। बीजेपी की सबसे बड़ी पीड़ा 2024 का डर है। फ्लोर टेस्ट से पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार समेत दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई आज सुबह आरजेडी के 4 बड़े नेताओं के घर भी पहुंची थी। इस बीच खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संपत्तियों की जांच के लिए उनसे जुड़े ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। हालांकि विधानसभा में बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 71 में मौजूद अर्बन क्यूब्स मॉल में भी सीबीआई की टीम पहुंची है। मॉल अभी निर्माणाधीन है। टीम के सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। कथित तौर पर मॉल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी है, लेकिन तेजस्वी ने कहा ये बीजेपी नेता का है, मेरा नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष से डिप्टी सीएम बने तेजस्वी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले लिया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि ईडी और सीबीआई के सहारे बीजेपी उन्हें छुपा नहीं पाएगी। वैसे हंगामा महाराष्ट्र में भी मचा हुआ है, जहां मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़ गए और उद्धव गुट ने शिंदे गुट और बीजेपी की बोलती बंद कर दी। क्यों मचा ये हंगामा, देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष का भिड़ जाना आम बात है। अक्सर विधानसभाओं के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जहां दोनों पक्षों की झड़प देखने को मिली है। लेकिन महाराष्ट्र से आज एक नया ही नजारा देखने को मिला, जहां दोनों पक्ष विधानसभा के बाहर ही भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान बुधवार को शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी विधायकों ने पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन विधायकों ने कोविड में हुए भ्रष्टाचार और उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की उदासीनता के विरोध में नारे लगाए। यानी शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से जानबूझकर उद्धव गुट को उकसाया गया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद गुस्साए उद्धव गुट और विपक्ष ने भी शिंदे सरकार को आड़े हाथों ले लिया और उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के विधायक हाथ में गाजर लेकर सत्ताधारियों को चिढ़ाने लगे। पहली बार विधान भवन की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने भिड़ गए। इसके बाद उद्धव गुट के विधायक विधानसभा प्रांगण में शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोके एकदम ओके जैसी नारेबाजी करने लगे और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। अब शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश बता रही है कि शिंदे गुट कितना बौखलाया हुआ है। बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी अब शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनके सफल होने की संभावनाएं बेहद कम है। वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के लिए एक बेंच का गठन कर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को अभी कोई फैसला न लेने का निर्देश दे दिया है, जिसे उद्धव गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन एमबीए की बैठक भी हुई, जिसने बीजेपी और शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में शिंदे गुट और बीजेपी की इस हरकत को उस बेचैनी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब मामला जो भी हो, शिंदे गुट और बीजेपी की असलियत सबके सामने है। शिंदे गुट और बीजेपी ने पुरानी सरकार पर आरोप लगाए तो विपक्ष भी चुप नहीं बैठा और उसने भी जमकर नारेबाजी की और इस नारेबाजी के दौरान 50 खोके एकदम ओके की गूंज सुनने को मिली। जाहिर है विपक्ष का निशाना बीजेपी पर था कि उसने कैसे शिवसेना विधायकों को तोड़ा है और ऐसे ही कुछ आरोप दिल्ली में भी लग रहे हैं और ये आरोप लगा रही है सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, वो भी बीजेपी पर। सिसोदिया के बाद अब आपके 4 और विधायकों ने बीजेपी पर ऑफर देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इन दिनों तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी घोटाले का आरोप लगाकर आपके दामन पर दाग लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। आज एक बार फिर सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि आज हम नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों का पर्दाफाश करेंगे। मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराने की
की कोशिश कर रही है। इन्होंने जो प्रयास डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर किया गया, वहीं अन्य विधायकों के साथ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने विधायकों का नाम लेते हुए कहा कि अजय दत्त, सोमनाथ भारती, कुलदीप, संजीव झा को बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया है। इनके पास बीजेपी के लोग आते हैं और कहते हैं कि 20 करोड़ का ऑफर ले लो, वरना जैसे सिसोदिया के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए वैसे तुम पर भी लगा देंगे। बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने आपकी एकता का दावा भी किया। संजय सिंह ने कहा कि ये दिल्ली है, केजरीवाल के सिपाही हैं, ये बिकने वाले नहीं हैं। हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन हमारे विधायक ने इनका स्टिंग कर दिया है। वहीं बीजेपी पर इन आरोपों के बाद मनीष सिसोदिया भी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी। बीजेपी संभल जाओ, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इनके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं है। अब आपके नेता लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। आप विधायकों का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है। अब इन दावों और आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो बता पाना मुश्किल है। जैसे अभी ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या फैसला होगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। और आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की, तो क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वाराणसी के ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस में अब मुगल बादशाह औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। ये मामला अब औरंगजेब के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। ज्ञानवापी का केस लड़ रही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ वकील शमीम अहमद, रईस अहमद, मिराजुद्दीन सिद्दीकी, मुमताज अहमद और एजाज अहमद ने कहा कि 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में ये बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। मस्जिद शहंशाह आलमगीर यानी बादशाह औरंगजेब की बताई गई थी। संपत्ति को दान करने वाले के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का ही नाम दर्ज था। औरंगजेब ने 1400 साल पुराने शरई कानून के अनुसार संपत्ति दान में दी, जिस पर 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। देश में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भी आराजी नंबर 9130 में दिखाया है कि वहां मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मामलों में भी ये साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। काशी विश्वनाथ एक्ट में भी सरकार ने मस्जिद वाली जमीन को शामिल किया, यानी सरकार ने भी इसे वक्फ की संपत्ति मान लिया है। इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। मस्जिद कमेटी का दावा है कि 1669 में बादशाह औरंगजेब की सत्ता थी। इस तरह से उस समय जो भी संपत्ति थी वो बादशाह औरंगजेब की थी और उन्होंने उसी अधिकार से ये संपत्ति मस्जिद के लिए दान की थी। 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी मान कर ही की गई। वो संपत्ति अल्लाह को मानने वाले यानी मुस्लिमों की थी, है और रहेगी। अब हिंदू पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की जाएंगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि मस्जिद पक्ष की ओर से जो कागजात पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। मस्जिद को मंदिर के स्थान पर बनाया गया है और हम इसे कोर्ट में साबित कर देंगे। मुस्लिम पक्ष की दलीलों के मुताबिक ये जगह औरंगजेब की है, जिन्होंने इसे मस्जिद के लिए दान कर दिया था। अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। फैसले का दोनों पक्षों को इंतजार है। वैसे इंतजार तो सभी को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का भी है, क्योंकि ये पद 2019 से खाली पड़ा हुआ है और अब जल्द इसके चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अब 28 अगस्त को CWC की बैठक बुलाई गई है। उम्मीद है कि बैठक में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि पार्टी को 20 सितंबर तक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कब पार्टी का अधिवेशन होगा, इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को फैसला लेना है और ये फैसला 28 अगस्त को ले लिया जाएगा, क्योंकि इसी दिन दोपहर 3:30 बजे CWC की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि CWC की वर्चुअल मीटिंग रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका भी इस बैठक में वर्चुअली ही जुड़ेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी अपना इलाज कराने के लिए विदेश दौरे पर हैं और राहुल और प्रियंका दोनों उनके साथ हैं। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी को ही पार्टी अपना अध्यक्ष चुन सकती है
उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। वैसे पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी को भी नेतृत्व सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है तो पार्टी की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है। इसमें अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन गहलोत ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे पूरा कर रहा हूं। जहां तक बात अध्यक्ष पद की है तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है वो मीडिया में चल रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए और अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो देश भर के कांग्रेसियों के लिए निराशा होगी। उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए और इस पद को ग्रहण करना चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार पर लगे गंभीर आरोप की। मोदी सरकार पर आरोप लगना अब रोज की बात हो गई है। कभी विपक्ष तो कभी सरकार के अपने ही उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। लेकिन सरकार पर आरोपों का ये सिलसिला अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब विदेश में भी भारत सरकार पर आरोप लगने लगे हैं। तो अब किन आरोपों का शिकार हुई भारत सरकार और किसने लगाए ये आरोप, देखिए खास रिपोर्ट में। पिछले साल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में कई लोगों की पेगासस के जरिए जासूसी की जा रही है, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है और विपक्ष का आरोप है कि भारत सरकार जासूसी कर रही है। ये मामला अभी चल ही रहा है कि अब भारत सरकार पर एक और गंभीर आरोप लग गया है और ये आरोप लगाया गया है ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ पीटर जटको की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने के लिए मजबूर किया जो एक सरकारी एजेंट था। इसका मकसद यूजर्स के सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करना था। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट वॉशिंगटन पोस्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को भेजी गई 24 पेज की शिकायत वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया है। भारत सरकार पर आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने ट्विटर को अपने 23 करोड़ 8 लाख डेली यूजर्स की ठीक से प्रोटेक्ट करने में असमर्थ बताया। इतना ही नहीं, पूर्व ट्विटर सिक्योरिटी चीफ ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने लोकल फुल टाइम कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए ट्विटर को मजबूर करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए जाटको ने अपनी शिकायत में कहा कि सरकार ने ट्विटर को उसके कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिसने उसे सरकार की बात मानने के लिए मजबूर किया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो भारत में ट्विटर का विरोध किया जाता। ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ पीटर जाटको के इन आरोपों ने मोदी सरकार पर एक बार फिर मनमानी और नियंत्रण करने के आरोप लगा दिए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।